हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे। यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया गया है लूसेंट का लिया गया है, लूसेंट से लिया गया है। इसमें आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध, सिख एवं सिख धर्म, आंग्ल मराठा युद्ध से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का हल करेंगे ताकि बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाए ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना है, सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर है। सूची 1 में ए में प्लासी का युद्ध 1757, बी द्वैत शासन 1765, सी बक्सर का युद्ध 1764, डी बंगाल अकाल 1770। तो पहला सूची 1 का ए के सामने है प्लासी का युद्ध 1757, के सामने है रोजर ड्रेक, बी द्वैत शासन लागू 1765 रॉबर्ट क्लाइव, सी बक्सर का है 1764 वेंसीटाट, और डी बंगाल अकाल 1700 कार्टियर। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो सही है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इस टाइम तत्कालीन गवर्नर रोजर ड्रेक ही थे। और द्वैत शासन जब लागू हुआ था 1765 ईस्वी में, तो उस टाइम जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे। जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम तत्कालीन गवर्नर जो थे वेंसीटाट थे। तो एक का एक, दो का दो, इसका एक हो जाएगा सही। दूसरा है देखेंगे, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है हेक्टर मुनरो, सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस कर रहा है कि नेतृत्व किसने किया था, तब इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर रहता कि प्लासी के लड़ाई के समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे तो रोजर ड्रेक होता, जो कि पहला में हम लोग इसका देखें। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, तत्कालीन गवर्नर और नेतृत्व दोनों अलग अलग कर रहे थे। तीसरा है बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है हेक्टर मुनरो, डी है चार्ल्स आयर कुट। तो इसका सही हो जाएगा हेक्टर मुनरो। नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और उस टाइम तत्कालीन गवर्नर वेंसीटाट थे, यह भी ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है कि वर्ष 1758 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि थोपा गया था कब? जब आंग्ल चतुर्थ 1799 ईस्वी में होता है, तब टीपू सुल्तान पर वेलेस्ली सहायक संधि थोपता है जो उसके अधिकार के विरुद्ध रहता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन ए है अवध का नवाब, बी है हैदराबाद का निजाम, सी है कर्नाटक का नवाब, डी है मैसूर का राजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद का निजाम, क्योंकि जब टीपू सुल्तान के विरुद्ध जब अंग्रेज युद्ध करता है तब वो क्या करता है, निजाम को और हैदराबाद के निजाम और मराठा को क्या करता, अपने तरफ को मिला लेता है। इस बात पे मिला लेता है कि अगर वह युद्ध जीतता है तो उसमें जो भी युद्ध विजयी में हिस्सा होगा वह तीनों भागीदार होगा, तथा कुछ क्षेत्र का भी प्रलोभन देकर उन दोनों को अपने साथ में रखता है। तो इसका जो पहला जो सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था उसका सबसे पहला स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ये ऐसे आगे के क्लास में हम लोग एक बार इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन था नहीं था, फिर भी एक बार जान लेते हैं कि देखा जाए ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मिंटो, डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका एक क्रम होता है, याद रखिए, पहले बंगाल में गवर्नर आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आया, फिर वही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा, फिर भारत का वायसराय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो इसके क्रम को याद रखेंगे। जो तो क्रम क्या था कि जो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर आए वह क्लाइव से वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वह क्या हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। अब गवर्नर जनरल का पद आया तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स से लॉर्ड विलियम बेटिंग तक था। उसके बाद क्या हो गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तब क्या हो गया, बेटिंग से कैनिंग तक हो गया। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय, तो कैनिंग से लेके माउंटबेटन तक। तो ये क्रम था, पहले बंगाल का गवर्नर आए, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आए,
फिर भारत का गवर्नर जनरल आए और उसके बाद फिर भारत का वाइसराय आते हैं। तो क्वेश्चंस कर रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का रहा, तो गवर्नर जो सिर्फ गवर्नर रहा था लॉर्ड क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स, और जो वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था वही पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम गवर्नर भारत का पूछ रहा है तो हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला तीसरा है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? जो मैसूर का अंग्रेजों के साथ टोटल कितना संधि होता है? 4 संधि होता है। कौन कौन होता है? एक संधि 3 होता है लेकिन युद्ध 4 होता है। युद्ध कब कब होता है? एक 1767 से 69 ईस्वी, एक 1780 से 84, और तृतीय 90 से 92, चतुर्थ 1799 ईस्वी। तो इसमें पूछ रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के रोकने के लिए कौन सा संधि होता है? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए कौन सा संधि होता है? मंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि है वह सही हो जाएगा। मंगलौर द्वितीय में हुआ था, मैसूर प्रथम में हुआ था, जो हम आपको बताएं। अगला है 8वां, राज्य हड़प या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा ली गई? आपको पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की चर्चा थोड़ा सा उसमें भी हम किए हैं, मराठा में, फिर ये सिख धर्म में भी किए हैं। जब रंजीत सिंह चले जाते हैं उसके बाद जो उनका अल्पवयस्क पुत्र दिलीप आता है तो क्या करता है, दिलीप को वह अंग्रेज पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज देता है। उसके बाद उस टाइम डलहौजी रहता है और उसके बाद पूरा सिख पर वो अपना अधिकार कर लेता है, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। 9 में देखेंगे किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए है गुरु हर राय, ऑप्शन बी है गुरु हरिकिशन, सी है गुरु गोविंद सिंह, डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला है 10वां, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आगे ऐसे हम पढ़ेंगे, इसका जो ब्रिटिश से रिलेटेड है, जब ब्रिटिश का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा उसमें ये पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे लॉर्ड डलहौजी था। अगला 11 देखेंगे किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? ऑप्शन ए है गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी है गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी है रामदास ने, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव ने। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे जो गुरु नानक का जीवनी लिखते हैं। उसके बाद ये और क्या कहते हैं, आदि ग्रंथ की भी रचना करते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। 12 में क्या है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए है हर राम, ऑप्शन बी है हरकिशन, ऑप्शन सी है गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है तेग बहादुर। तो खालसा पंथ का जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 12 का सही होगा। अगला देखेंगे 13 जो बंगाल से था, तो बंगाल के क्रम में इसको हम सोल्व कर लिए। 14 देखेंगे क्या है, 14 है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? और पहला है हैदराबाद के निजाम, 2 में है अवध के नवाब, 3 में है मैसूर के राजा, डी में है बंगाल के नवाब। जब हम लोग पढ़ाई किए थे आंग्ल मैसूर युद्ध, तब उसमें देखा था कि अंग्रेज क्या होता है, मैसूर से युद्ध करने के लिए उसके जो पड़ोसी राज रहते हैं अवध के निजाम और मराठाओं से क्या करते हैं, एक संधि करते हैं, और इस संधि में वह दोनों को मिला लेते हैं, और जो भी युद्ध होता है उसमें हर एक किसी को कुछ पैसा देने की बात और कुछ क्षेत्र देने के प्रलोभन से अपने साथ में रखते हैं। और जो वेलेस्ली सहायक संधि लाता है उसमें सबसे पहले हैदराबाद के निजाम करते हैं, उसके बाद अवध के भी नवाब करते हैं, अवध के नवाब नहीं, हैदराबाद का सहायक संधि अवध के नवाब नहीं होगा, पहला तो हैदराबाद के निजाम करते ही करते हैं, उसके बाद मैसूर के भी राजा करेंगे, यानी 1 और 3 तो होगा, और उसके बगल में अवध भी थे, तो इसको क्या करते हैं, अवध भी करते हैं। तो 1 2 3 बंगाल के नवाब नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का डी, 1 2 3 हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, यह तीनों उसके सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। अगला है 15वां है
सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शन में सिख गुरु, जो 10 सिख गुरु आए उनका क्रम से याद रखेंगे। पहले गुरु नानक देव आए, उसके बाद गुरु अंगद आए, उसके बाद गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास आए, अमरदास के बाद रामदास आए, उसके बाद अमरदास के बाद रामदास आए, रामदास के बाद फिर गुरु अर्जुन देव आए, फिर गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु हरगोविंद आए, गुरु हरगोविंद के बाद हर राय आए, फिर हर राय के बाद हर किशन आए, और हर किशन के बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर आए, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो ये था सिखों के 10 गुरुओं का क्रम। तो इसमें कौन सा सही है? चौथा में देखेंगे अमरदास के बाद रामदास, सही है। रामदास के बाद अर्जुनदास, तेग बहादुर, हाँ बिल्कुल डी नंबर सही है क्रम से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 16 में सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच में हुई थी। इसमें क्षेत्रों को लेकर और जो एक नदी था उसको लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद इस दोनों में एक संधि होता है जो सुगौली की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सुगौली की संधि 1816 में। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला देखेंगे 17वां, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाता है 1799 ईस्वी में। वह युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है मैसूर में, बी है कुर्ग में, सी है श्रीरंगपट्टनम में, डी है वांडीवास में। तो कहाँ मरे थे? वो श्रीरंगपट्टनम में। इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प नीति डॉक्ट्रिन सप्लाई के अंतर्गत भारतीय राज कब्जे में किए गए 18वां में। तो ये जो आगे जब ब्रिटिश पढ़ेंगे तो उसमें ये जो क्रम से है इसमें भी पता चल जाएगा और कौन कौन हुआ वो भी पता चल जाएगा। अगला है 19 में ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। ऐसे ठगी प्रथा जो उन्मूलन हुआ था वह 1830 में हुआ था। 1829 में सती प्रथा हुआ था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैटिंग के समय में। और 20वां है वोडियार के शासक थे। ऑप्शन ए है मैसूर रियासत, बी है ट्रावनकोर, सी है विजयनगर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाडियार वंश के जो शासक थे चिक्का कृष्णराज, जिनके चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में 2 सेनापति आए हैं। कौन? एक नंदलाल और एक नंदलाल आते हैं और एक देवराज आते हैं। 2 आते हैं। वही नंदलाल के सेना में हैदर अली की नियुक्ति होती है और धीरे धीरे वो सैनिक से अधिकारी बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाडियार के शासक कौन थे? मैसूर के रियासत जो थे वही वाडियार वंश से थे। 21 में टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टनम में, बी है मैसूर में, सी है बंगलोर में और डी है भाग्यनगर में। तो टीपू नगर अपना राजधानी जो बनाया था श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, ध्यान रखेंगे। अगला है 22 में है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया था 1758 ईस्वी में। जब ब्रिटिश चैप्टर स्टार्ट होगा तब उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। अगला है 23 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको फिर क्वेश्चन आ गया। इधर क्वेश्चन आया था, देखिए 6 में आया था क्या, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और 23 में आया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जस्ट वही क्वेश्चन आया। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा पहला क्लाइव से वारेन हेस्टिंग्स चला गवर्नर, फिर वारेन हेस्टिंग्स से विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग्स से विलियम बेटिंग चला गवर्नर जनरल, और फिर गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा वह कहलाने लगा वारेन हेस्टिंग्स से कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 24 में देखेंगे द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन का समाप्त किसके शासनकाल में हुआ था? क्लाइव के शासनकाल में लागू हुआ 1765 में, और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में समाप्त हुआ। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
25 में देखेंगे अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। ऑप्शन ए है राजपूतों ने, बी है मुगलों ने, सी है सिखों ने, डी है मराठों ने। तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठा ही करते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 देखेंगे प्लासी का युद्ध जो 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्यों? क्यों प्लासी की जो युद्ध था बहुत महत्व। ऑप्शन ए में देखेंगे क्या है, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। बी है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन सी है एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना को सफाया हो गया। ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला के खिलाफ काफी विश्वासघाती मारे गए, सभी विश्वासघाती मारे गए। तो इसका जो प्लासी का युद्ध अत्यंत ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने ब्रिटिशों का रास्ता खोल दिया भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने का। और उसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता है तो वह निश्चित कर देता है ब्रिटिशों के लिए वह युद्ध कि अगर भारत का कोई अगला शक्ति होगा तो वह ब्रिटिश होगा, क्योंकि उस बक्सर के युद्ध में 3 भारत के प्रमुख जो शासक होते हैं उनका एक साथ पराजय होता और वह पराजय यह संकेत कराता है कि ब्रिटिश अब अगला क्या होगा, भारत पर शासन करने वाला देश होगा। अगला क्वेश्चन है 27 देखिएगा, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन बी है भारत में शिक्षा के स्तर को उठाना। ऑप्शन सी है भारत में जन साक्षरता का विकास करना। ऑप्शन डी है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि ब्रिटिश के द्वारा जितना भी नीति लाया गया उसका कहीं ना कहीं उसका एक आर्थिक हित था उसके पीछे, यानी जितना भी तरह के नीति लाया, बात की जाए कि अगर उसका जो प्रथम चरण होता है उसमें जो द्वैत शासन आता है उसमें भी उसका आर्थिक हित छिपा हुआ रहता है। उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति आता है उसमें भी उसका आर्थिक हित छिपा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भारत का शोषण ही किया जाता है। तो उसके आधुनिक शिक्षा लाने के पहले भी उसका जो उद्देश्य था वह ऑप्शन नंबर ए था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अब अगला देखेंगे 28, प्रशासन व्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन ए है अवध, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले वह किसको मिलाया था, तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अवध को कुशासन के आधार पर। अगला है 29, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया। ऑप्शन ए है गुरु नानक ने, बी है गुरु रामदास ने, सी है गुरु अर्जुन ने और डी है गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ का जो संकलन कौन किए थे, गुरु गोविंद ही किए थे। और अगर बात की जाए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन किए थे, तो गुरु अंगद हो जाएंगे। तो यह भी क्वेश्चन इसके साथ में याद रखेंगे। 30 का है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। पहला ऑप्शन है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, बी है 1835 के मैकाले के मिनट से, और ऑप्शन सी 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन डी है 1854 के वुड डिस्पैच से। तो 30 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 1835 का जो मैकाले का जो आया था उसके तहत आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। अगला है सही कालक्रम सजाएं, रॉबर्ट क्लाइव, वेस्टिंग्स, वेंसी टाट, वारेन हेस्टिंग्स, कार्टियर। तो आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब उसमें हमें देखने को मिलेगा ये चीज। तो इसका बाद में भी एक बार देखेंगे जो जो ब्रिटिश से रिलेटेड है उसका, हम जब स्टार्ट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें क्रम से पढ़ने का रहेगा, तो बचे हुए प्रश्न का वहां पे हम लोग देख लेंगे। अभी हम सिर्फ वही क्वेश्चंस का हल कर रहे हैं जो जो क्लास में खत्म हो गया है। तो यह मुख्य रूप से इसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, सिख एवं सिख धर्म, आंग्ल मराठा युद्ध, उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। 32 में देखेंगे, यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता से है, तो ये भी हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट होगा चैप्टर उसमें पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से। 34 ये भी जब
अब नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे भी। और 35 की बात की जाए सती प्रथा और ठगी प्रथा, तो आपको पता ही होगा सती प्रथा और ठगी प्रथा किनके शासनकाल में, बैटिंग के शासनकाल में खत्म किया गया था। तो ये भी आगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा ब्रिटिश इंडिया का। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 में। 37 में क्या है, किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजय हुए। करा किसने, एक तरफ मीर कासिम और एक तरफ सुजाउद्दौला। ऑप्शन ए है जहांदार शाह, बी है फर्रुख सियर, सी है अहमद शाह और डी है शाह आलम। तो बक्सर का युद्ध कैसे हुआ था थोड़ा जानेंगे। जब मीर कासिम मीर जाफर को हटाकर सत्ता बना वहां पर शासक करता है, शासन रहता है, तब मीर कासिम के द्वारा कुछ अच्छे अच्छे जब डिसीजन लिए जाते हैं जो भारतीयों के हित में थे, जो वहां के किसानों के हित में थे, जब वो सब डिसीजन लिए जाते हैं तो इससे अंग्रेज नाखुश होता है और एक घटना पटनाम हो जाता है जिसमें एलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है जो ब्रिटिश रहता है। उसके बाद मीर कासिम को 1763 ईस्वी में सत्ता पे से हटा दिया जाता है। तब मीर कासिम क्या होता है, भाग कर वह अवध में पहुंचता है। जब वह अवध में पहुंचता तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला वहां पे रहते हैं और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से वहां मौजूद रहते हैं। उसके बाद वह तीनों मिलकर एक अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध करने का योजना बनाते हैं। तो योजना बना ही रहे थे कि इधर जब अंग्रेजों को पता चलता है तो वह बिहार में एंट्री कर जाता है और बक्सर के मैदान में उन तीन शासकों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में तीनों शासक का पराजय होता है और अंग्रेज जीतता है, जो बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो 37 का आंसर आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। 38 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होता। ऑप्शन देखिए, पहला है अहमद शाह, ऑप्शन बी है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और डी है अहमद शाह आलम द्वितीय। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 रहता है। फिर मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद साहब के बाद अहमद शाह आता है। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 रहता है। फिर अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1758 रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आलमगीर द्वितीय है, तो उसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 39 है, ये भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी होगा उसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगला है 40, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। ऑप्शन सी अंग्रेज ने बंगाल के फ्रांसीसी के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। डी है काला कारावास की घटना का होना। तो इसका 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है, अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया, इसीलिए क्या होता है, सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष होता है। अगला है 41, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे। बोला जाता है जब प्लासी का युद्ध होता है तो उसमें जो बोला जाता है कि अगर सिराजुद्दौला हारता है तो उसके आंतरिक कलह और कुछ दरबारी और कुछ जो उसके शासन में होते हैं वह उसके विरोध में होते हैं और वह सपोर्ट अंग्रेज को कर देते हैं और इसी के कारण सिराजुद्दौला उस युद्ध में पराजय होता और अंग्रेज जीतते। कुछ ऐसे भी थे उसके दरबारी जो उसके सेनापति जैसे मोहन लाल, मीर मदान, ये दो ऐसे थे जो मीर जाफर को, ये सिराजुद्दौला को युद्ध में सपोर्ट करते हैं और लड़ते हुए मारे भी जाते हैं। तो मोहनलाल, मीर मदान, इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 41 के। 42 है काल कोठरी, जिसमें 146 में से 123 लोग, ये तो हो ही गया, बंगाल में पढ़े थे हम लोग तो हो ही गया। अब आगे देखेंगे, ये भी हो गया है और कुछ ब्रिटिश वाला है। जब ब्रिटिश का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यह है आंग्ल मैसूर से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए शाह शुजा से, बी जमा शाह से, सी
दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली। शाह शुजा से, शाह शुजा बोला जाता है वह अहमद शाह अब्दाली का पौत्र होता है। तो वही शाह शुजा क्या होता है, भागकर शाह शुजा जब रंजीत सिंह के यहाँ था तो वह क्या शरण देते हैं। अगला है 49 देखेंगे, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। ऑप्शन ए है कैप्टन पॉपहेम, बी है सर आयरकुट, सी है सर हेक्टर मुनरो और डी है जनरल गोडार्ड। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो पोर्टोनोवा का युद्ध होता है वह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, नहीं तृतीय नहीं, जो पोर्टोनोवा का युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 में होता है, उसी बीच में 1782 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध होता है। इस पोर्टोनोवा के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है सर आयरकुट करता है। यह वही आयरकुट है जो आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें भी क्या करता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ही करता है, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व सर कॉन्ट लाली करते हैं। तो वही ये आयरकुट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 49 का 20 सही होगा। 50 में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनका पुत्र जो ऑप्शन नंबर बी खड़क सिंह है वही उत्तराधिकारी थे। 51 में देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है, ए में है लॉर्ड कर्नवालिस के सामने अस्थाई बंदोबस्त, बी में लॉर्ड वेलेस्ली के सामने सहायक संधि, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी लॉर्ड बैटिंग के सामने है 1829 का 17वां रेगुलेटिंग एक्ट। तो जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें कौन थे तत्कालीन गवर्नर, तो जो ऊपर से होता है 4 आंग्ल मैसूर होता है, प्रथम में तो कोई नहीं रहते, द्वितीय में होता है ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, और तृतीय में होता है गवर्नर कर्नवालिस, और चतुर्थ में होता है वेलेस्ली। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन ही लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सी का तो सही है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। उसके बाद सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया, यह भी सही बात है कि वेलेस्ली ने इसको क्या किया, सहायक संधि को लाया। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। तो 51 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि देखिए सी होगा क्योंकि लॉर्ड द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये मराठा युद्ध है, हम आपको सिख समझ लिए। ओहो, तो द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के बीच में क्या होता है, यह लॉर्ड वेस्टिंग्स नहीं होता है। उस समय जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1748 से 49 में, उस टाइम डलहौजी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ध्यान में रखेंगे। अगला है 52 में, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, और डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ही हैं जिनके टाइम में जब वह सिखों के 5वें गुरु थे, तब जहांगीर के पुत्र खुसरो भागकर आता है और गुरु अर्जुन देव उसको शरण देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कुछ सहायता भी करते हैं। तब 1606 ईस्वी में जहांगीर को मृत्युदंड दे दिया जाता है। ये 1606 ईस्वी में किनको, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। 54 आगे जब हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तब देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते। 54 का 1 नंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। ए है लॉर्ड विलियम बेटिंग, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड बर्नहम, और डी है सर हारकोट बटलर ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। ये रंजीत सिंह सिख धर्म से थे। जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाता तो उसके बाद गुरु पद समाप्त कर दिया जाता है और ग्रंथ को ही गुरु मान लिया जाता है। तो जब रंजीत सिंह आते हैं तो वह सुकुर चुकिया गणराज से रहते हैं, जो छोटा गणराज रहता है। तो ऑप्शन ए में सुकुर चुकिया लिखा हुआ है, इसके सही जवाब हो जाएगा सुकुर चुकिया गणराज। 56 में है तत्कालीन कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने,
ऑप्शन डी है लॉर्ड हेडिंग ने। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। उसके बाद देखेंगे 58, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है। अगला है बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए है औरंगजेब, बी है शाह आलम प्रथम, सी है बहादुर शाह जफर और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसमें देखेंगे कि औरंगजेब का शासनकाल 1707 ईस्वी में मर जाता है ये, तो ये तो बक्सर का है 1764 में, ये तो होगा नहीं। उसके बाद शाह आलम प्रथम और शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 होता है, तो इसी के शासनकाल में होगा बक्सर का शाह आलम द्वितीय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 में टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? आपको पता होना चाहिए कि टिप्पू सुल्तान जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, जिसमें टिप्पू सुल्तान युद्ध के मैदान में मारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपको हम बताएं कि सिखों के 10वें गुरु हैं जो आप क्रम से याद रखिए। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद और तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहा अंतिम तक गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1793 का चार्टर एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट और डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, क्योंकि जो पहला था 1757 से 1773 चला था, लॉर्ड क्लाइव से स्टार्ट होकर वारेन हेस्टिंग्स चला था। जो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था वही बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहलाने लगा। तो इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर दूसरा 1773 से 1858 तक चलता है। उसके बाद देखेंगे 67 नहीं 68 भी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टार्ट होगा तो 69 देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित हैं? सूची 1 में अवधि है, सूची 2 में युद्ध है। सूची 1 में देखेंगे 1767 से 69, दो में है 1790 से 92, सी में 1724 से 26 और डी में 1845-46। तो ऑप्शन ए में है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1845 से 46 में होता है, तो इसका हो जाएगा 1845 से 46 सही। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? हुआ था 1790 से 92 में। उसके बाद फिर है आंग्ल बर्मा, जो आंग्ल बर्मा भी नहीं पढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था, हाँ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में। प्रथम हुआ था 45-46 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 69 का, बाकी गलत है। अब आगे देखेंगे 70 में देखेंगे 70 क्या है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों के सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। सही बात है, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर थे वो बंदा बहादुर को सिखों के सैन्य के रूप में नियुक्त किए थे। और दूसरा गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने, यह भी सही बात है क्योंकि उनके ही पुत्र थे। तीसरा गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरु मुखी थी, यह भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा
गुरु अंगद अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, भी सही है। तो 70 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। बंदा बहादुर को तेग बहादुर नहीं किए थे, बंदा बहादुर को है जो नियुक्त किए थे ये जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उसको किए थे, नियुक्त किए थे सैन्य प्रमुख के रूप में। अगला है 71 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में राजसी राज्यों पर विचार करिए। तो ये जब ब्रिटिश स्टार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। 72 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? पहला हैदर अली है, बी मीर कासिम है, सी अहमद शाह आलम द्वितीय, सी में डी में टीपू सुल्तान। तो कह रहा आधुनिक पद्धति से दूतावास। देखिए टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी शासक था। बोला जाता है कि जब टीपू सुल्तान शासन कर रहा होता है तो वह फ्रांस से, ईरान से, तुर्की से, अरब से, ये विभिन्न देशों से उनका व्यापार था और वहां पे दूत भी भेजे हुए थे। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा, जो आधुनिक पद्धति से दूतावास भी स्थापित किए थे। बोला जाता है कि ये अरब के साथ और फ्रांस के साथ विकसित व्यापार करने के लिए वो क्या किए थे, कुछ बंदरगाह में व्यापारिक संस्थाएं भी स्थापित किए थे और चीन के साथ भी इनका व्यापार था। तो टीपू सुल्तान सही होगा। उसके बाद देखेंगे 74 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है 1775, बी 1780, सी 1824, डी 1838। सूची 1 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 2 में आंग्ल अफगान युद्ध, सी है आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, और उसके 4 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम लोग जानते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 45 से 46 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784। तो 4 का सही हो जाएगा, मिलान हो जाएगा 780। और आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो हुआ था 1775 से 1782। तो ऑप्शन ए 4 का बी और 3 का ए। तो 74 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में भी है ए का 3 और बी का 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 75। देखिए ये अफगान और बर्मा भी आ रहा है, छोटे छोटे आए थे, बहुत कम समय के लिए यहाँ पर हुआ था, इसलिए इसका हम लोग पढ़े नहीं। बाकी अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अल्प अल्प काल के लिए आए थे। 93 देखेंगे, जो भी है अब बंगाल से है। अब 93 में देखेंगे, 93 क्या है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य है, सूची 2 संस्थापक है। ए में बंगाल 1713, फर्रुखसिया 1714, कर्नाटक 1720, अवध 1722। मुर्शिद कुली खां, मोहम्मद खां बंगा, सादत खां, मीर मोहम्मद अमीन, सादत खां। तो कौन से राज्य? तो देखा जाए मुर्शिद कुली खां बंगाल के थे जो 1713 ईस्वी में सूबेदार वहां का नियुक्त किए गए। मोहम्मद खां बंगस, सादतुल्ला खां कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। और सादत खां बुरहान उल मुल्क वो कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। और मीर मोहम्मद सादत खां अवध के थे 1722 में, ये सब स्वतंत्र के थे। उसके बाद 93 के बाद 95 हम लोग देखते हैं। 95 में किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन ए है अवध के नवाब, ऑप्शन बी है बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी है कर्नाटक के नवाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर ए, अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। 96 में देखेंगे, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो 96 इसका जो पहला ऑप्शन है गोकुला है, बी राजाराम है, सी चूड़ामन है और डी बदन सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चूड़ामल। 97 में है, किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? ए है चूड़ामन, बी है बदन सिंह, सी है सूरजमल, डी है वो रहता है सूरजमल, क्योंकि सूरजमल काफी अच्छा था, काफी नेतृत्व भी किया था, तो इसलिए जाटों का अफतालून भी इसको कहा जाता है। ये बहुत ही कम समय के लिए सब अल्प के लिए आया था, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो मिल जाएगा उसमें। 98 है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717, उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी?
ऑप्शन ए है बहादुर शाह, बी है जहांदार शाह, सी है फर्रुख सियर, सी है मोहम्मद शाह। तो फर्रुख सियर हो जाएगा, क्योंकि फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से 1719 रहा था। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120 में आ जाइए। अब 120 में 120 में क्या सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ युद्ध है और संधि है। बोला जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा संधि हुई थी? हम आपको बताए थे कि जो मैसूर के साथ में संधि जितना हुआ था वो MMS से याद रखिएगा। M से हो गया मद्रास और M से हो गया मंगलोर और S से हो गया श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84 और तृतीय 90 से 92, चतुर्थ 1799 में। 4 हुआ था लेकिन संधि 3 में ही हुई थी, ध्यान में रखेंगे। 121 में देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर युद्ध है, उधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन किए थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? जनरल स्मिथ किए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन किए थे? आपको कुछ समय पहले भी चर्चा हुआ था कि वही किए थे जो कर्नाटक युद्ध के तृतीय युद्ध में किए थे, सर आयरकुट किए थे। तृतीय में कौन किए थे? मेजर जनरल मेडोज किए थे। चतुर्थ में जनरल स्टुअर्ट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध में होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो मृत्यु होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1780 से 84 चलता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है? ऑप्शन नंबर बी में है लिखा हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ए है तो ए का जो चला था 1767 से 69, बी चला था 1780 से 84 और तृतीय चला था 90 से 92, चतुर्थ 1799। 123 में देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेज की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकेरिने, ऑप्शन डी है लॉर्ड स्टीफेंस। तो 123 का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकेरिने। 124 में द्वितीय देखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? पहला ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन शोर और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो 124 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। आपको बताए थे कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो क्या होता है? द्वितीय में वारेन हेस्टिंग रहते हैं और तृतीय में कॉर्नवालिस हो जाते हैं और चतुर्थ में वेलेस्ली हो जाते हैं। यह भी ध्यान में रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन। 125 में देखेंगे टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ? एक में लिखा हुआ टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज को देना पड़ा। 2 में लिखा हुआ टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। 3 में ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ऑप्शन डी अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास स्वीकार करना पड़ा। तो इसका ऑप्शन ए में 1 एवं 2, ऑप्शन बी में 1 एवं 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एवं 4, ऑप्शन डी है 1, 3 एवं 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। एक में क्या टीपू को जब वह श्रीरंगपट्टनम के संधि हुआ था तो टीपू सुल्तान उसके बीच में, तो इसमें हुआ था कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, फिर 3 करोड़ रुपये भी देना पड़ा और तीसरा 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज के पास भी भेजना पड़ा था। 126 में देखेंगे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क किया था? आपको पता होना चाहिए कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों को वह विदेशों से संपर्क करता है। ऑप्शन ए है फ्रांस, दूसरा में है अरब, तीसरा में अफगानिस्तान, 4 में है मॉरिशस, 5 में है तुर्की। तो वह इन सभी देशों के साथ संपर्क करता, फ्रांस से भी, अरब से भी, अफगानिस्तान से भी, मॉरिशस से भी, तुर्की से भी। तो 126 का सही जवाब हो जाएगा डी। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। 2 में है टीपू ने सिक्का ढलाई के एक नई प्रणाली की शुरुआत की। 3 में टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। उसके बाद चौथा में फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो इसका जो इनमें से कौन सा सही है? एक में 1, 2 एवं 3, बी में 1, 3 एवं 4, सी में 2, 3 एवं 4 और डी में है 1, 2 एवं 3। तो 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नया कैलेंडर भी लागू करता है, सिक्का की ढलाई भी प्रणाली शुरुआत करता है, नाप तौल के पैमाने को भी वो सुधारता है
अब फ्रांसीसी क्रांति से वही सफलता से प्रभावित होकर वह क्या करता है, जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। 128 देखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें कह रहा है कि चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल था। तो आपको पता होना चाहिए, एक तरफ अंग्रेज था जो मराठा और निजाम को तो ऑलरेडी मिलाए हुए था ही था। तो अंग्रेज मराठा निजाम कौन सा ऑप्शन में है? ए में देखेंगे तो अंग्रेज मराठा निजाम, अंग्रेज भी है, मराठा भी है, निजाम भी है, सही बात है। और ऑप्शन बी को देखते हैं तो अंग्रेज तो इसमें है ही नहीं है, और इसमें निजाम है ही नहीं है, और इसमें अंग्रेज नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज ये टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में थे। तो अंग्रेज क्या किया था इसमें, आंग्ल मैसूर युद्ध में जब लड़ रहा था टीपू सुल्तान से, तो यह जो मराठा और निजाम होता उसको प्रलोभन देकर, कुछ क्षेत्र का प्रलोभन देकर, और युद्ध में जीतने के बाद जो भी धन होगा उसका बंटवारा बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा होगा, उसका यह प्रलोभन देकर अपने तरफ वो मिलाता है, और वही चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा बनाता है। अगला है 129, इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा, युद्ध में अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। 3 में है, वाडियार वंश के एक राजा बालकृष्ण द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य के सहायक संधि लाद दी गई। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी में 1 एवं 2, सी में 1 एवं 3, डी है इनमें से सभी। तो 129 का जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें सभी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु भी होती है, फिर अंग्रेजों की पूर्ण विजय भी होती है, मैसूर के अधिकांश प्रदेश वो भी चले जाते हैं अंग्रेज के पास। फिर उसके बाद जैसे ही टीपू सुल्तान मरता है तो क्या कर दिया जाता है, एक अल्पवयस्क शासक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब 130 देखेंगे, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? पहला हैदर अली है, बी टीपू सुल्तान है, सी सिराजुद्दौला है, डी मीर कासिम है। तो यह जो वक्तव्य बोला गया था यह हैदर अली के द्वारा बोला गया था। 130 नहीं, सॉरी, हैदर अली नहीं होगा, कह रहा है कि इसका टीपू सुल्तान के द्वारा बोला गया था यह बात। हैदर अली के द्वारा कुछ और था, वो है आगे आएगा। और 131 में देखेंगे, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? यह खुद टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व था। तो 131 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें टीपू सुल्तान लिखा हुआ है। अगला देखेंगे कि 132 में है, विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। एक में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जो 1469 से 1538 ईस्वी मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म तालवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में हुआ था, सही बात है। दूसरा देखेंगे, सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे, मूल नाम लहना था, यह भी सही है। तीसरा है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, ये भी सही बात है। उनकी बेटी को बीबी भानी को 500 बीघा अकबर जमीन दिए थे, और उसके पति रामदास जो अमृतसर नगर बनाते हैं। अगला है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की नींव रखी, भी सही बात है। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया, सही बात है। शहजादा खुसरो को मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार, यह भी सही बात है कि खुसरो को मदद करने के हस्तक्षेप में जहांगीर उनको मृत्यु दंड देता है। तो 132 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें लिखा हुआ इनमें सभी वक्तव्य सही है। 133 देखेंगे, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया तथा साधु भेष त्याग कर राजसी भेष पहनना आरंभ किया? ऑप्शन ए है अर्जुन देव, ऑप्शन बी है हरगोविंद, ऑप्शन सी है तेग बहादुर, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद। तो यह गुरु अर्जुन देव करते हैं जो राजसी भेष पहनना स्टार्ट करते हैं। और 134 में, किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो
धोखेबाजी नहीं किया था, बाकी सहायक संधि तो किया ही किया, समामेलन किया, युद्ध किया। 135 देखेंगे, क्वेश्चन है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर मंदिर की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों के लड़ाकू बनाया। सही बात है, अकाल तख्त की स्थापना किया ही था। अमृतसर का किलाबंदी भी करता गुरु हरगोविंद, सही है। दूसरा देखेंगे, हरगोविंद को अपने जीवन का अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी, ये भी सही है। तीसरा, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर, मूल नाम त्यागमल था, उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। चौथा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई, उनके लिए शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया, यह भी सही बात है। तो 135 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। 136 देखेंगे, 136 है, किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद ना दाद दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। कह रहा मैंने अपना सिर कटवा लिया लेकिन रहस्य नहीं बताया, यह किसने कहा था? यह गुरु तेग बहादुर ने कहे थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में तेग बहादुर है। 137 देखेंगे, किस सिख गुरु को बकला दबावा कहा जाता है? बकला दबावा यह गुरु तेग बहादुर को ही बोला जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। 138 से सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? कह रहा है कि उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, यह भी सही है। मखोला आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, सही है। उन्होंने 1699 खालसा पंथ सिखों के लिए बनाए गए नियम, ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया, ये क्या होता है कि जाति बंधन तोड़ने के लिए एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसारण ग्रहण करने के लिए किया जाता है। एक में 1 2 3, बी में 1 2 4, सी में 2 3 एवं 4, डी में 1 2 3 एवं 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 1 2 3 एवं 4। 139 देखेंगे, 139 गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। 1 में है दसम ग्रंथ, बी में है चंडी चरित्र, 3 में है विचित्र नाटक और 4 में है जफरनामा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 1 2 3, बी में 1 2 4, सी में 2 3 4, डी में 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी है, दसम ग्रंथ भी है, चंडी भी है, विचित्र नाटक भी है, जफरनामा भी है। 140 देखेंगे, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ लवगढ़ नामक मजबूत किला बनाया? ए है तेग बहादुर, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है बंदा बहादुर, डी है रंजीत सिंह। तो 140 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदा बहादुर है जो मुखलिसपुर में लोहागढ़ लवगढ़ नामक मजबूत किला बनाता है। 141 में देखेंगे, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1700, जब फर्रुखसियस के शासनकाल में इनका हत्या किया गया था। कब? लगभग 1716 ईस्वी में। 142 में सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो यह खालसा दल का स्थापना ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, बी में है कपूर सिंह, सी में है महासिंह, डी में है रंजीत सिंह। तो 142 का सही जवाब हो जाएगा बी, कपूर सिंह। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक खालसा पंथ है जो कौन करते हैं? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह करते हैं 1699 ईस्वी में। एक खालसा दल है जिसको कपूर सिंह करते हैं। 143 में देखिए, रंजीत सिंह 1792 से 1839 में अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थलों को काल क्रम अनुसार सजाइए। 1 है लाहौर, बी है अमृतसर, 3 में है कांगड़ा, 4 में कश्मीर। तो सभी हो जाएगा, सभी को जीते काल, पहले लाहौर को, फिर अमृतसर को, फिर कांगड़ा को, लास्ट में कश्मीर को। 144 से रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, सी है मालवा, डी है कांगड़ा। तो 144 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर को। रंजीत सिंह के किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्ति हुई थी? ए में है लाहौर विजय अभियान के दौरान, बी अमृतसर विजय अभियान के दौरान, सी मालवा विजय अभियान के दौरान, डी कांगड़ा विजय अभियान के दौरान। तो 145 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर विजय अभियान के दौरान जो है रंजीत सिंह को जमजमा नामक तोप प्राप्त होती है। 146 में है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने? तो आपको पता होना चाहिए जो रंजीत सिंह थे वो सुकुरचुकिया से थे और भंगी उस टाइम सबसे बड़ा मिसल था, तो भंगी मिसल से ही छीनते हैं। तो इसका सही जवाब है 146 का ये। 147 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। 148 देखिए, रंजीत सिंह वो अंग्रेजों के बीच
हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित कर ली गई? ए है सिंधु, बी है झेलम, सी है रावी, डी है सतलज नदी। सतलज नदी जो 1809 की अलीगढ़ की संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है, इसमें क्या कर लिया जाता है, सतलज नदी को सीमा मान लिया जाता है और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाता है और पश्चिमी क्षेत्र रंजीत सिंह का हो जाता है। 149 में देखेंगे, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था। कौन कौन थे? ए है बंतुरा, 2 है अलार्ड, 3 है कोर्ट एवं गार्डनर, 4 है एविटेबल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4 सभी को भर्ती किए थे। 150 से पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है तेग बहादुर, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है बंदा बहादुर, डी है रंजीत सिंह। तो पंजाब में कौन थे? रंजीत सिंह थे। 151 देखेंगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? ए है खड़क सिंह, बी है नैनीहाल सिंह, सी है शेर सिंह, डी दिलीप सिंह। आपको पता होना चाहिए रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो भी उनके शासक आते हैं अल्प समय के लिए रहते हैं, उतने योग नहीं रहते हैं। जो उस टाइम दिलीप सिंह होता है जब प्रथम आंग्ल युद्ध और सेकेंड आंग्ल युद्ध होता है, जिसमें दिलीप को हटाकर पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया जाता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पूरा क्या हो जाता है, अंग्रेज अधिकार कर लेता है। 152 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लाहौर की संधि, भैरववाल की लाहौर की संधि कब होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के लास्ट में 1846 में, भैरववाल की भी 1846 में, पंजाब एवं अंग्रेजी राज में भी 1849 ईस्वी में। अगला देखेंगे 153 नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलनबरो, बी है लॉर्ड ऑकलैंड, सी है लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का विलय किया गया था 1843 में, पंजाब का 1849 में, भी ध्यान रखेंगे। 54 में, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ए मैकाले को, बी अलेक्जेंडर वंश को, सी ऑटरम को, सर चार्ल्स नेपियर को। तो इसका जो 154 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर चार्ल्स नेपियर को, जो आगे पढ़ने को भी मिलेगा। 155 में देखेंगे, बेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य का कौन कौन बेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार किया था? उसको सही से करा, काल कर्मानुसार सजाइए। तो 1 में हैदराबाद, बी में है मैसूर, सी में है तंजौर, 4 में है अवध, 5 में पूना का पेशवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ए ऑप्शन नंबर 56। 156 में है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ए लॉर्ड बेलेस्ली, बी टॉमस मुनरो, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड बेलेस्ली ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिए। 157 देखेंगे, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेलेस्ली, बी है कार्ल मार्क्स, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है टॉमस मुनरो। यह वक्तव्य टॉमस मुनरो के द्वारा क्या कहा गया था? 158 में देखेंगे, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे। ए है डुप्ले, बी है लॉर्ड बेलेस्ली, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब डुप्ले होगा। आप लोग बेलेस्ली मत मारिएगा, ऑप्शन में डुप्ले भी रहेगा और बेलेस्ली भी रहेगा। तो वह जन्मदाता नहीं था, डुप्ले था। अगला, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? अगर उसको एक व्यापक रूप प्रदान करता तो वह होता है लॉर्ड बेलेस्ली। इसमें तो 159 का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड बेलेस्ली, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 160 में देखेंगे, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में ए में पिंडारियों का दमन, बी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सी है ठगों का दमन, डी है मैकाले की शिक्षा का प्रस्ताव नीति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 160 का 1 ही हो जाएगा। 1 में क्या है, पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग्स सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्ट है। ठगों का दमन, विलियम बेटिंग है। और मैकाले की शिक्षा नीति, विलियम बेटिंग है, भी सही है। 161 में देखेंगे, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए।
तो आगे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो इसमें जो है जैसे समाचार पत्र प्रतिबंध कौन लगाया था, लॉर्ड डलहौजी, ये सब पढ़ने को मिलेगा। 162 भी है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था, ये लॉर्ड डलहौजी ही लगाया था। जो आगे भी पढ़ने को मिलेगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का स्टार्ट होगा। 63 डलहौजी की जब्ती सिद्धांत, जिसको गोद प्रथा भी कहते हैं, उसमें सतारा, संबलपुर सब आया था, जयपुर था, बाघाट था, उदयपुर, झांसी, लास्ट में नागपुर था। 164 में देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सुगौली की संधि 1816 में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच। बी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 सही है। आप द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। अब बुक्स में एनसीईआरटी का देखेंगे, वहां पे मिल जाएगा 165। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। दो में है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल दो। देखिए विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और रॉबर्ट क्लाइव क्या था, सिर्फ गवर्नर था। अगर बंगाल का गवर्नर रहता तो सही था। 166 देखेंगे पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। अब ए है अमृतसर, बी है लाहौर, और सी है रावलपिंडी, डी है पेशावर। तो लाहौर इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 देखेंगे कौन सा दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। ए कमजोर मुगल सम्राट, बी उत्तर पश्चिम सीमा में मजबूत रक्षा का भाव, सी दिल्ली के रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, डी आक्रमण सेना द्वारा बेहद सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, और चौथा है, अच्छा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 167 का डी हो जाएगा। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यही संभव कारण नहीं था, बाकी तो था ही। कमजोर सम्राट भी था, सीमांत में उत्तर पश्चिम का उतना मजबूत नहीं था, दिल्ली के रक्षा विलंब से हुआ, तैयारी किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे। 168 में क्या है, केरल के राजा मार्तांड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, उसने त्रावणकोर पर शासन किया, बी उसने सामंतों का दमन किया, सी उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, डी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। तो इसका जो 168 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सत्य नहीं है, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह सही नहीं है। और 170 देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1767 से 69 ईस्वी में। कौन विजयी होता है, इसमें हैदर अली विजयी होते हैं। तो 170 का सही जवाब हो जाएगा हैदर अली। अब प्लासी का युद्ध तो आप लोग पढ़े होंगे, बंगाल वाला, जिसका पहले ही सोल्यूशन होगा। प्लासी के युद्ध के बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। इसमें कौन कौन देखें, आंग्ल मैसूर युद्ध, सिख है वो सिख धर्म, आंग्ल मराठा युद्ध, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे लूसेंट का, उसका हम लोग बारी बारी से हल देखें। अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए और बेस्ट ऑफ लक।